अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मैं आज ये वीडियो ख़ास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी एहतसाब अदालत कराची में पेशी हुई और पेशी के दौरान कुछ उन्होंने बातें की। उनकी बातों से ये तासुर मिल रहा था कि अगर उनकी हुकूमत आइंदा आती है, यानी कि आगे जाके कभी भी उनको मौका मिलता है, तो वो एहतसाब का जो सिस्टम है वो बंद कर देंगे। वो नैब को ताला लगा देंगे। वो उनकी बातों से तासुर मिल रहा था। लेकिन इससे पहले भी जब-जब उनकी हुकूमत आई, उन्होंने क्या-क्या कारनामे अंजाम दिए या नैब को किसके खिलाफ ज़्यादा इस्तेमाल किया, या सबसे ज़्यादा जब से नैब वजूद में आया है, किसकी हुकूमत में जो है वो इस्तेमाल हुआ, या लोगों को, सियासी मुखालिफिन को जो है वो उस नैब के हाथों जो है वो गिरफ्तार होना पड़ा, अदालतों का सामना करना पड़ा, वो सारी तफ़सीलात सामने रखेंगे। इसके अलावा वो फैक्ट्स एंड फिगर भी रखेंगे कि नून लीग के दौर के, यानी कि 2013 से 2018 के दरमियान, और उसके बाद फिर 2018 से 2022 तक कितने रेफरेंसेस दायर हुए, यानी कि पीटीआई की हुकूमत में कितने रेफरेंसेस दायर हुए, कितने मुल्ज़मान जो है वो जेलों में गए, और उसके बाद फिर जो नून लीग की हुकूमत थी उस दौरान में कितने मुल्ज़मान के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई, किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं कोशिश करूंगा वो शख्सियात भी आपको बताऊं। और उसके बाद फिर जो नैब के डीजी हैं कराची के, नजफ कुली मिर्ज़ा साहब, उनको बड़ी तवक्कुआत के साथ यहाँ कराची लाया गया था। लेकिन वो क्या उस तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं, नहीं उतरे, उसकी भी कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो मैं उनकी जो मीडिया टॉक है, ख़ास तौर पर आपने सुनी होगी, लेकिन जो चीदा-चीदा पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने रखता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, कि आप हैरान रह जाएँगे। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं, यार इन जैसा जो खरबपति आदमी है, इन जैसा नफीस आदमी और आज़ी इंकसारी वाला आदमी जो है कभी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन जैसा कोई चालाक आदमी शायद ही दुनिया में मिले। अच्छे आदमी हैं, मतलब हर किसी को इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जिस तरह वो अपने पैंतरे बदलते हैं ना, यानी कि किसी की मजाल है कि उनको जो है वो वो उनके आगे कामयाब हो सके। यानी कि बहुत चालाकी के साथ, बहुत होशियारी के साथ, और अपनी जो आज़ी और इंकिसारी का जो दामन है वो कभी हाथ से नहीं छोड़ते। बहरहाल मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और कभी भी हम यहाँ कराची आते हैं तो जिस तरह हर सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हैं। और 1-2 दफ़ा तो ऐसा मौका भी आया कि कोई भी नहीं था और मैंने सिर्फ़ मोबाइल पकड़ा और उनसे सवाल करना शुरू हो गया, तो वो खड़े हुए, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। हालाँकि मैं कहता हूँ कि अक्सर लोगों की नेचर होती है कि वो अगर लाखपति या करोड़पति भी बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो उनकी नेचर या उनकी एटीट्यूड तब्दील हो जाता है। लेकिन ये सबको इज़्ज़त देते हैं, बात करते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि अच्छे रहेंगे। अच्छा, इन्होंने जो नैब की अदालत में पेशी के बाद नैब को आड़े हाथों लिया, वो सारी तफ़सीलात आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं कि कई सालों से कह रहा हूँ कि नैब ने इदारों की जो है वो तबाही मचाई हुई, और लोगों की जानों के साथ खेला है। लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की, यहाँ तक कि कारोबार को भी तबाह कर दिया। इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर असद मुनीर ने मार्च 2019 में खुदकुशी कर ली थी, और जब इनके खिलाफ जो है नैब बनाया गया था, नैब रेफरेंस बनाया गया था, और कल नैब कोर्ट इस्लामाबाद ने इनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो खारिज कर दिया है, और अदालत ने कहा कि मुकदमा जाली है, जिसकी कोई अहमियत नहीं। चेयरमैन नैब से सवाल करता हूँ कि वही मुकदमा है जिसकी मंजूरी चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब ने दी थी। और उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन नैब से कहता हूँ कि क्या असद मुनीर के जो घर वाले हैं उनसे क्या वो जाकर माफ़ी मांगेंगे। और उन्होंने कहा कि एक दिन भी जो है इनको इस ऐसे सवालों का जवाब जो है देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मतलब लंबी उन्होंने तमहीद बांधी, और उन्होंने कहा कि यहाँ तक के जो मुकदमे हैं वो सब जाली बनाए गए हैं, और आप हम जो है इक़्तिदार, आपको और हम सबको जो है वो जाके कल जवाब देना होगा। और ये नैब के तमाशे हैं, हम 22 साल से जो है भुगत रहे हैं, 22 साल से ये लोग भुगत रहे हैं, इनका ये कहना है। और नई हुकूमत आएगी तो फौरी तौर पर नैब को ख़त्म करना पड़ेगा। उनका कहना है कि हाँ, उनकी अपनी जो हुकूमत आएगी, अगर आएगी तो। और ये वो इदारा है जिसने सिर्फ तबाही की है, और लोगों को नुकसान पहुँचाया हुआ है, और हुक्मरानों के हाथ में खेलता रहा है। और चौधरी शुजात साहब के हवाले से भी जो सवाल किया गया था, हमारे दोस्त ने किया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि उनको ये खुद फैसला करना है कि उन्होंने अवाम में रहना है या इक़्तिदार में रहना है। और बहरहाल उनके बगैर भी उनका कहना है कि वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। उनकी 5 नशिस्तें हैं, और हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में नशिस्तें हैं। अच्छा, मैं अगर सबसे पहले अगर शुरू करूँ शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ, कि नैब ने तहकीकात का आगाज़ कब किया था, तो नैब ने जब ये 2017 में खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, वज़ीर पेट्रोलियम थे। पहले भी 1-2 वीडियो में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। बोल टीवी में मैं नया-नया गया था दिसंबर में। तो उस दौरान दिसंबर 2017 में, तो उस दौरान जो है इनको नैब ने कॉल ऑफ नोटिस जारी किया था, जब नवाज़ शरीफ साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म थे, जिसकी एहतसाब अदालत कराची में पेशियाँ भुगत रहे हैं।
اور جیل میں بھی رہے. اس کے بعد پھر ان کی ضمانت اسلام آباد والے معاملے میں رہے اور کراچی والے معاملے میں کبھی وہ جیل نہیں گئے اور ان کی پوری ضمانت کنفرم ہو گئی تھی اور بیشتر آرگومنٹ انہوں نے خود کیے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر ان کے خلاف کوئی دوسرے ریفرنس نہیں ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں اعداد و شمار بتاؤں، اعداد و شمار یعنی کہ نون لیگ کے دور میں اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، تو اعداد و شمار جو بتاتے ہیں، جو تفصیلات جو سامنے آئی ہیں، اگر اعداد و شمار میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 سے 2018 کے درمیان نون لیگ کی جب حکومت رہی ہے تو سندھ میں خاص طور پر اوسطاً 50 ریفرنسز سالانہ دائر ہوتے تھے کراچی میں، سندھ میں. اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے یعنی کہ 2018 سے 2021 کے آخر تک مشکل سے 6 ریفرنس جو ہے وہ دائر ہوئے. یعنی کہ جو ریفرنسز اگر پینڈنگ میں بھی تھے، یعنی کہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکے تھے، ان کو بھی آگے نہیں بڑھایا گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ساری تفصیلات رکھوں گا کہ نیب اتنا سست کیسے پڑ گیا کراچی کا، جنہوں نے کرپٹ عناصر کے خلاف جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا تھا اور کافی حد تک کرپشن کم ہو گئی تھی صوبے میں، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو جن ملزمان کے خلاف ریفرنسز دائر ہونے والے تھے یا جن کے خلاف دائر ہو چکے تھے یا جنہوں نے پلی بارگین کرنی تھی، وہ جو ہے ملزمان کیسے ریلیکس ہو گئے وہ تفصیلات رکھتا ہوں. لیکن جو 2021 میں معذرت جو ریفرنس دائر ہوئے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں صرف 6 ریفرنسز دائر ہوئے ہیں اور 2020 میں اس سے بھی کم ریفرنس دائر ہوئے تھے. کیا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 2013 سے 2018 اور اس کے بعد پھر 2018 سے 2021 تک جو ریفرنس دائر ہوئے اس کی تعداد آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح ہے کہ 50 ریفرنس سالانہ دائر ہوتے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صرف 6 ریفرنس دائر ہوئے صرف ایک سال کے اندر. تو کس نے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، جو دیکھنے والے ہیں خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر جو جیل میں گئے نون لیگ کے دور میں یا جن کے خلاف ریفرنسز بنے ہوئے تھے، حتمی مراحل میں تھے، گرفتار ہونا تھا، وارنٹ ان کے جاری ہو چکے تھے، وہ بھی آصف زرداری، ان کی بہن فریال ڈالپور، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اومنی گروپ والے لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شریف آدمی ہیں یا کرپشن نہیں کی یا انہوں نے کرپشن کی ہے، میں بالکل نہیں کہوں گا، لیکن جو ان کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے وہ بھی پہلے ایف آئی اے میں گئے یعنی کہ بینک کے کورٹ، اس کے بعد پھر جب شفٹ ہوئے تو وہ بھی نون لیگ کے دور میں ہوئے، یعنی کہ ان کو جیل جب جانا پڑا تو وہ نون لیگ کا دور تھا. اس کے علاوہ شرجیل انعام میمن، ڈاکٹر عاصم، اس کے بعد پھر جتنے بھی نون لیگ کے ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، یعنی کہ نثار کھوڑوں سے لے کے اس کے بعد جو پیر مظہر الحق اور جام خان چورو، اور اس کے بعد پھر جو وزیر بلدیات تھے، وزیر جو قائم علی شاہ صاحب ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب کو نوٹسز گئے، یعنی کہ بے شمار اور آدھی سے زیادہ بیوروکریسی سندھ کی اور اس کے علاوہ آئی جی سمیت سندھ کے وہ آج بھی عدالتوں میں چکر کاٹ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ اس کی بالکل میری تصحیح کرا سکتے ہیں، مجھے غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن سارے کے سارے ٹاپ کی لیڈرشپ میں کہتا ہوں 99% جو ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء ہیں یا ان کی ٹاپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے، چاہے وہ سکھر میں یا کراچی میں ریفرنسز کا سامنا کر رہی ہے، وہ صرف اور صرف نون لیگ کے دور میں ہی ہوئے ہیں. جیلوں میں بھی گئے، ضمانتوں میں بھی آئے، اور اس کے بعد پھر چاہے وہ بیوروکریسی میں تھے، مطلب یعنی کہ 3 سے 4 جو چیف سیکرٹریز ہیں جو سندھ میں رہیں، جس میں صدیق مہمان ہو گئے، رضوان مہمان، اور بھی کئی ایسے لوگ تھے جن کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے. اس کے علاوہ پولیس کے افسران، اور مطلب یعنی کہ جو زیادہ ایفیشنسی سے یا زیادہ بڑے اور بھرپور طریقے سے اگر کسی نے استعمال کیا تو وہ نیب کو مسلم لیگ نون کے دور میں استعمال کیا گیا. اور اس کے علاوہ پنجاب میں تو شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کے خلاف دائر ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہیں کسی اور صوبے میں مثال نہیں ملتی تھی. تو دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ کیا نون لیگ آئے گی تو کیا تالے لگائے گی یا نہیں لگائے گی. احتساب جو کہتے ہیں نا کہ احتساب کمیشن بنایا گیا تھا، یا اس کے بعد پھر یہ جو احتساب الرحمان جس کو سیف الرحمان کو بولتے تھے، یہ تو نون لیگ کے ہی دور میں سارا معاملہ شروع ہوا، جو آج جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ اس معاملے کو جانتے ہیں. اچھا، میں جو نیب کراچی ہے وہ یعنی کہ ڈھیلا کیوں پڑ گیا، کاروائیاں کیوں نہیں کر رہا؟ جب یہ مطلب کیسز اور انویسٹیگیشنز انکوائریوں کی جب منظوری ہوئی تو انتہائی اچھے اور اہم قابل افسران جو ہے وہ کراچی میں تعینات تھے، یعنی کہ ان کے ریفرنسز میں نہ صرف سزائیں ہوئیں بلکہ ملزمان جیلوں میں گئے بلکہ سزائیں بھی ہوئیں. اور بے شمار ایسے ریفرنسز تھے جو ہائی کورٹ سے لے کے ان کے خلاف اگر کوئی درخواستیں سپریم کورٹ میں بھی گئی تو وہ جو ہے مسترد ہوئی، کیونکہ اس طرح کے ریفرنسز مضبوط شواہد کے ساتھ جب بنائے ہوئے تھے کہ کسی کا بس نہیں چل رہا تھا. یعنی کہ ملزمان کو سزائیں بھی ہوئیں، ریکوریاں بھی ہوئیں، تاریخی ریکوریاں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر یعنی کہ کرپشن بھی کافی حد تک کم ہوئی.
لیکن अच्छे जो अफसरान थे, पहले तो ये था कि नजफ़ कलीम मिर्ज़ा साहब जो डीजी साहब हैं उनको कराची लाया गया, उनसे तवक्कुआत थी काफ़ी कि वो शायद बहुत भरपूर किस्म का काम करेंगे। लेकिन उनके दौर में जिस तरह जो नैब है माशाल्लाह 3 डायरेक्टर हैं कराची में, मतलब सलीम खान साहब हैं, उनको तफ्तीश का बताया गया है कि कोई तजर्बा नहीं है, मतलब तफ्तीश का तजर्बा होना चाहिए, उनको नहीं है। हफ़ीज़ सदीकी साहब हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उनको पुराने तो हैं, वो तजर्बा भी अच्छा है, लेकिन तहकीकात का उनको कोई तजर्बा नहीं। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, डायरेक्टर नैब हैं, ये तीनों डायरेक्टर हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। यानी कि तफ्तीश तहकीकात का इनको कोई तजर्बा नहीं, लेकिन ज़ाहिर है अब वो जो लाने वाले हैं वो अपना काम लेते होंगे, लेकिन वो उनके लिए वो अच्छे अफ़सरान होंगे, अच्छे अफ़सरान हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन तफ्तीश के मामले में जो है वो नहीं है उनके पास कोई तजर्बा। अच्छा, जितने भी काबिल अफ़सरान थे उनके साथ सबके तबादले कर दिए गए, और जिस पूरी पोजीशन में रेफरेंस थे या इन्वेस्टिगेशंस या इंक्वायरियाँ थी, आज भी उसी तरह की कई मिसालें मैं दे सकता हूँ, बड़े-बड़े नाम गिनवा सकता हूँ अगर मैं, क्योंकि मामलात जो हैं मुबहम थे। ज़राए का कहना है कि कुछ थोड़ा-सा मैं अगली दफ़ा अगर मौका मिला तो ज़रूर बताऊँगा कि उन लोगों के नाम भी जिन-जिन के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस आगे जा चुके थे, यानी कि रेफरेंसेस की पोजीशन में थे, लेकिन अब वो सारे अफ़सरान के तबादले हो गए और मामला वहीं का वहीं दब गया है। कोई बंदा ही नहीं है यानी कि काम करने वाला, जो रेफरेंस जो बनाता है बुनियादी तौर पर केस अफ़सर बनाता है, तफ्तीशी अफ़सर नहीं बनाता। और केस अफ़सर वो होता है जिसके जिसके जो रेफरेंसेस बनाए गए हों, कम से कम 5 रेफरेंसेस उन्होंने बनाए हों, ये तरीक़ाकार है नैब का। 5 जो है उन्होंने ऐसे रेफरेंस बनाए हों जो उनके रेफरेंसेस बनाए गए रेफरेंसेस में 5 रेफरेंसेस में मुल्ज़मान को सज़ा हुई हो। लेकिन यहाँ पर कराची में आजकल समझ लो कि जो बनाए हुए हैं उन्होंने मुश्किल तो रेफरेंस दायर करना तो दूर की बात है, या उन्होंने उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो है वो दूर-दूर तक उनका जो है वो कोई तजर्बा ही नहीं है। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो काबिल अफ़सरान थे उनको सबको हटा दिया गया और उनको यहाँ से भेज दिया गया। तो इस तरह की सारी सूरत-ए-हाल है, और बाकी पंजाब हो गया या दीगर जो चीज़ें होंगी वो कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ कराची में ना होने के बराबर है। और कई ऐसे मुल्ज़मान थे जो 265 के यानी कि बरियत की दरख़्वास्तें दायर हुईं, और उनके बाद जो है वो उसके बाद फिर नो ऑब्जेक्शन भी कहीं आया, बताया गया है, और कहीं जो है वो केस को प्रेज़ेंट करने वाले लोग काबिल नहीं थे, जिसकी वजह से केसेस जो है वो ख़त्म हो गए। मुल्ज़मान बरी हो गए, छूट गए, या जिन्होंने 8 अरब देने का दावा किया था, प्री बार्गेन के ज़रिए वादा किया था, वो 1.5 अरब लेके या उससे भी कम लेके जो है उनको उनको जो है क्लीन चिट दे दिया गया। तो जो अच्छे और बेहतरीन अफ़सरान थे उनको हटा दिया गया। अब ना तो कोई काबिल अफ़सरान है, ना कोई काबिल जो है वो टीम है कि वो रेफ़रेंस दायर करे या मुल्ज़मान के खिलाफ कोई सही मानों में तहकीकात करे। और बाकी जो समझ लो कि एक चलाने वाला जो काम है वो चलाने वाला ही हो रहा है। यानी कि जिस मकसद के लिए जिन अफ़सरान को यहाँ कराची लाया गया था वो मकसद फ़ौत हो गया, पूरा नहीं हुआ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मामलात को बेहतर होंगे। बहरहाल अब नैब को नून लीग की हुकूमत आएगी, बंद करेगी या इसी तरह चलता रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लग ये रहा है कि अब वो सियासी बयानात हैं, और सियासत में तो फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो बेशुमार हद तक बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे अपना। अल्लाह हाफ़िज़।